आज हम लोग देखेंगे सुरक्षा और सावधानियों से संबंधित कुछ प्रश्न। पहला है कि निम्न में से कौन सा दुर्घटना को टालने का सर्वोत्तम उपाय है। तो ऑप्शन बी है मशीन, जॉब तथा कार्य क्षेत्र से संबंधित सावधानियों का पालन करना ही दुर्घटना को टालने का सर्वोत्तम उपाय है। ऑप्शन 2 है कि अनियंत्रित व दुखद परिणाम वाली अनचाहे में हुई घटना को क्या कहते हैं। तो दुर्घटना कहते हैं। क्वेश्चन 3 है कि निम्न में से कौन सा घटना दुर्घटना का कारण नहीं है। बोला कौन सा घटना जो दुर्घटना का कारण नहीं है। तो बीमा कंपनी से पैसा कमाने को अपनी उंगली काट लेना ये दुर्घटना का कारण नहीं है। ठीक है, दुर्घटना का कारण कौन है। तो हाथ से हथौड़ा छूट जाने पर सामने खड़े व्यक्ति को लगना ये दुर्घटना का कारण है। ये अचानक हैक्सा ब्लेड टूटने से उंगलियों पर चोट लगना दुर्घटना का कारण है। डी कि फर्श पर पड़े तेल पर रपटने से हाथ की हड्डी का टूट जाना दुर्घटना का कारण है। चौथा है कि निम्न में से कौन सा दुर्घटना का कारण नहीं है। तो अधिक फुर्तीला होना जो है दुर्घटना का कारण नहीं है। अधिक फुर्तीला होना दुर्घटना का कारण नहीं है। दुर्घटना का कारण है कि कार्य में रुचि न होना। अगर कार्य में रुचि नहीं है तो दुर्घटना होगा। अधिक उत्सुक न होना, उत्सुक नहीं होगा तो दुर्घटना होगा। अनुशासित, अगर अनुशासनहीन होगा तो दुर्घटना होगा। पांचवा है कि निम्न में से कौन सा उपकरण जो दुर्घटना का कारण नहीं है। तो घिसा हुआ वर्नियर कैलिपर जो है दुर्घटना का कारण ही नहीं है। छठा है कि निम्न में से दुर्घटना का मुख्य कारण है। दुर्घटना का मुख्य कारण कौन सा है। तो असावधानी, असुरक्षित हस्त औजार, असुरक्षित लेआउट, ये सभी जो है दुर्घटना का मुख्य कारण है। सातवां है कि कार्यशाला में 120 वोल्ट डीसी से अधिक वोल्टेज दुर्घटना का कारण बन सकता है। ठीक है। क्वेश्चन 8 है कि किसी दुर्घटना की स्थिति में पीड़ित व्यक्ति को तुरंत प्राथमिक उपचार प्रदान करना चाहिए। किसी दुर्घटना की स्थिति में पीड़ित व्यक्ति को तुरंत प्राथमिक उपचार प्रदान करना चाहिए। नौ की कार्यशाला में असुरक्षित पहनावे के अंतर्गत क्या आता है। कार्यशाला में असुरक्षित पहनावे के अंतर्गत क्या आता है। तो ढीले ढाले कपड़े, टाई, मफलर, ये सभी। अगला, निम्नलिखित में से सिर की सुरक्षा से संबंधित सहायक साधन नहीं है। सिर की सुरक्षा से संबंधित सहायक कौन नहीं है। फेस शील्ड जो है चेहरा से संबंधित है, सिर से नहीं। हेयर नेट सिर से संबंधित है। सुरक्षा हेलमेट सिर से संबंधित है। बेम्प कप केप जो है इस सिर से संबंधित है। 11 नंबर, तैलीय फर्श को साफ करने के लिए डैश चाहिए। क्या चाहिए। तो रेत डालना चाहिए। तैलीय फर्श को साफ करने के लिए रेत डालना चाहिए। निम्न में से कौन सा निषेधात्मक संकेत के अंतर्गत आता है। तो भागने के लिए मना करना, मना करा, निषेधात्मक मतलब मना करना। तो निषेधात्मक संकेत के अंतर्गत आता है भागने के लिए मना करना। 13 कि निम्न में से कौन से संकेत नीली पृष्ठभूमि पर सफेद संकेत द्वारा वृत्त के आकार के बने होते हैं। तो अनिवार्य संकेत होते हैं। अगला है कि निम्न में से कौन सा सुरक्षा संकेत का प्रकार नहीं है। तो उपयुक्त सभी जो है सुरक्षा संकेत का प्रकार नहीं है। ये सब है। निम्न में से फिटिंग कार्य में उपयोगी किस प्रकृति के सुरक्षा संकेत यहाँ दर्शाया गया है। तो ये चेतावनी संकेत है। ये जो है चेतावनी संकेत। चित्र में फिटिंग कार्य में उपयोगी किस प्रकृति का सुरक्षा संकेत यहाँ दर्शाया गया है। तो चेतावनी संकेत है। जहर के खतरे के लिए कौन सा चिन्ह उपयोगी होता है। तो जहर के खतरे के लिए संकेत है।
जहर के खतरे के लिए। 17 नंबर है कि इनमें से कौन सा चित्र विकिरण के खतरे को दर्शाता है। विकिरण के खतरे, ये पंखे की तरह वाला संकेत विकिरण। 18 नंबर है कि चेतावनी संकेत किस आकार के होते हैं। तो चेतावनी संकेत त्रिभुजाकार होते हैं। चित्र में प्रदर्शित चेतावनी संकेत क्या दर्शाता है। तो ये जो है विद्युत के झटके दर्शाता है, विद्युत के झटके। 20 नंबर के निम्न में से कौन सा चेतावनी निर्देश नहीं है। तो प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध, प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध जो है चेतावनी संकेत नहीं है। 21 नंबर है कि चिकित्सक के आने से पूर्व दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को दी जाने वाली चिकित्सा डैश कहलाती है। तो प्राथमिक चिकित्सा कहलाती है। चिकित्सक के आने से पूर्व दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को दी जाने वाली चिकित्सा जो है प्राथमिक चिकित्सा कहलाती है। 22 नंबर के फर्स्ट एड बॉक्स को उचित प्रकार से सुसज्जित एवं डैश स्थान पर रखना चाहिए। तो आसानी से अभिगमन स्थान पर रखना चाहिए, जहां आसानी से उपलब्ध हो। 23 नंबर है कि बेहोश मिले व्यक्ति के साथ आप कैसा व्यवहार करेंगे। तो देखेंगे कि सांस चल रहा है या नहीं चल रहा है। अगला है कि बेसिक लाइफ सपोर्ट में शामिल प्रक्रिया निम्न में से कौन सी है। तो वायु मार्ग का साफ रखना और सांस पुनः चालू करना और दिल में धड़कन का पुनः चालू करना उपयुक्त सभी जो है बेसिक लाइफ सपोर्ट्स में सम्मिलित प्रक्रिया निम्न में से सभी है। अगला है कि वायुमंडल में मस्तिष्क और शरीर की विभिन्न कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए शरीर में कौन सी महत्वपूर्ण क्रिया होती है। तो श्वसन क्रिया होती है और रक्त परिसंचरण क्रिया होती है, दोनों। 26 है कि कृत्रिम श्वास देने के लिए सर्वप्रथम डैश को साफ करना चाहिए। तो श्वास नली को साफ करना चाहिए। कृत्रिम श्वास देने के लिए सर्वप्रथम श्वास नली को साफ करना चाहिए। अगला है कि कृत्रिम श्वास क्रिया की सरलतम विधि क्या है। तो सिल्वेस्टर विधि है। कृत्रिम श्वास क्रिया की सरलतम विधि है सिल्वेस्टर विधि। अगला है कि कृत्रिम श्वास की विधि कौन सी है। तो सिल्वेस्टर विधि है, सैफर विधि है, सिल्वेस्टर विधि है, मुंह से मुंह में हवा भरना, ये सभी। अगला है कि यदि एक मरीज मुंह से मुंह श्वसन क्रिया पर सही प्रतिक्रिया न करे तो प्राथमिक उपचारों को क्या करना चाहिए। तो टूटी हुई अस्थियों को देखनी चाहिए, अगला है कि विद्युत सप्लाई के तार से चिपके व्यक्ति को दूर करते हैं। विद्युत सप्लाई के तार से चिपके व्यक्ति को दूर करते किससे। तो रबर के दस्ताने या सूखी लकड़ी से। अगला है कि जब करंट विद्युत निचले स्तर पर होता है तो इलेक्ट्रिक शॉक का व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो संपर्क स्थान पर मामूली जलन होता है। चलती मशीन पर निम्न में से किसके द्वारा कार्यखंड पर नट चढ़ाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो स्पैनर के द्वारा और पाइप रिंच के द्वारा चलती मशीन पर कार्यखंड पर नट चढ़ाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो स्पैनर के द्वारा और पाइप रिंच के द्वारा। अगला है कि व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों में निम्न में से कौन सी वस्तु सम्मिलित है। तो काला चश्मा व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए, आँख के लिए, और कपड़ा, हेलमेट, ये सभी जो है व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए आवश्यक है। अगला है कि अवधारणा का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो अपव्यय को कम करते हुए
उत्पादकता को बढ़ाना ही अवधारणा का मुख्य उद्देश्य है। 5S से क्या तात्पर्य है? 5S से क्या तात्पर्य? तो 5 शॉर्ट, सेट, साइन, स्टैंडर्डाइजेशन, सस्टेन। 5S से क्या तात्पर्य है? तो 5S में शॉर्ट, सेट, साइन, स्टैंडर्डाइजेशन, सस्टेन। अगला एक निम्न में से कौन सा 5S संकल्पना का आधारभूत स्तंभ नहीं है? तो सेट इन द टाइम जो होता है, सेट इन टाइम, ये अवधारणा नहीं है। शॉर्ट है, सेट इन ऑर्डर है, साइन है। 5S सिस्टम का लाभ क्या है? तो उत्पादकता बढ़ाना। उत्पादकता बढ़ाना 5S सिस्टम का लाभ है। अगला है कि 5S प्रक्रिया के मानकीकरण में आवश्यक उपकरण कौन से होते हैं? तो कार्य चक्र प्रणाली, समय चक्र प्रणाली, ये दोनों। 5S प्रक्रिया के मानकीकरण में आवश्यक उपकरण कौन से होते हैं? कार्य चक्र प्रणाली होते हैं, समय प्रबंधन होते हैं, सभी होते हैं। अगला है कि 5S अभिधारणा का मुख्य लाभ क्या है? 5S अभिधारणा का मुख्य लाभ क्या है? तो ये अनावश्यक वस्तुओं से बनी परेशानियों की संभावनाएं को कम हो जाती है और अनावश्यक वस्तुएं कार्यशाला से हट जाती है, दोनों है। अगले निम्नलिखित में कौन सा शब्द 5S संकल्पना है? तो सिंप्लीफाइंग। सिंप्लीफाइंग जो है 5S संकल्पना का है, एक शब्द है। इकतालीस नंबर है कि विभागीय भ्रमण 5S संकल्पना के किस स्तंभ के अंतर्गत किया जाता है? तो सस्टेन के अंतर्गत। विभागीय भ्रमण 5S संकल्पना के किस स्तंभ के अंतर्गत आता है? तो सस्टेन के अंतर्गत आता है। अगला है कि कार्यशाला में विद्युत शक्ति की विफलता सामान्य तथा किसके कारण होती है? तो आपातकालीन स्थिति के कारण आती है। फिर अगला है कि आपातकालीन प्रक्रिया का प्रकार नहीं है, कौन नहीं है? तो कारीगर की विफलता जो है आपातकालीन प्रक्रिया का कारण नहीं है। कार्यशालाओं में कारखाना अधिनियम लागू हुआ। कार्यशाला में कारखाना अधिनियम कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 1949 को। 1 अप्रैल 1949 को कार्यशाला में कारखाना अधिनियम लागू हुआ। अगला है कि कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम लागू हुआ। तो कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम लागू होता है, कब होता है? जब 25,000 मासिक वेतन वाले कर्मचारी हो और ऐसे कारखाने जिसमें 20 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हो और ऐसे कर्मचारी जो दुकानों, होटलों आदि में कार्यरत हो, ये सभी। और 40 है कि प्रभावी हाउसकीपिंग से क्या समझते हैं? प्रभावी हाउसकीपिंग से क्या समझते हैं? तो ये उत्पादन में वृद्धि होती है, कर्मचारियों का मनोबल बढ़ा रहता है, दुर्घटना में कमी होता है, उपयुक्त सभी। हॉट वर्क में सम्मिलित। हॉट वर्क में क्या सम्मिलित है? वेल्डिंग कार्य हॉट वर्क में सम्मिलित है। वेल्डिंग कार्य और कटिंग कार्य दोनों, वेल्डिंग कार्य और कटिंग कार्य दोनों जो है हॉट वर्क में सम्मिलित है। अगला है कि सीमित कार्य क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। सीमित कार्य क्षेत्र में कौन सम्मिलित नहीं है? तो हाउस कीपिंग कार्य जो है सीमित कार्य में सम्मिलित नहीं है। अगला है कि निम्न में से कौन सा मटेरियल हैंडलिंग उपकरण है? तो कन्वेयर, क्रेन, औद्योगिक ट्रक, ये सभी जो है मटेरियल हैंडलिंग उपकरण है। अगला है यूनिट लोड फॉर्मेशन उपकरण का उपयोग किया जाता है किसमें? तो मटेरियल को सूचीबद्ध करने हेतु। अगला है कि निम्न में से कौन सा एक व्यक्तिगत सुरक्षा है? तो अपने काम पर ध्यान देना ही व्यक्तिगत सुरक्षा है। निम्न में से कौन सा एक व्यक्तिगत सुरक्षा है? तो अपना काम पर ध्यान देना ही व्यक्तिगत सुरक्षा है। अगला है कि ज्वलनशील द्रव्य ठोस को डैश में वर्गीकृत किया जाता है। द्रव्यशील मतलब डीजल, पेट्रोल वाला। तो श्रेणी बी के अंतर्गत आता है। श्रेणी ए में लकड़ी की आग, कागज की आग को श्रेणी ए में, और श्रेणी डी में ये विद्युत से लगी आग,
और श्रेणी सी में गैसीय आग। गैसीय आग। 53 तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया क्या है? तो प्राथमिक चिकित्सा ही तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया है। अगला है कि प्लास्टिक कचरा के लिए प्रयुक्त बिन का कलर कोड क्या होता है? प्लास्टिक के लिए पीला। अगला है कि लकड़ी की अग्नि, कागज, कपड़े के कारण लगने वाली आग को किस श्रेणी में रखा गया है? तो श्रेणी ए में रखा गया है। लकड़ी की अग्नि, कागज, कपड़े के कारण लगने वाली आग को किस श्रेणी में रखा गया है? तो श्रेणी ए में रखा गया है। और श्रेणी बी में रखा गया द्रव्य। द्रव्य को श्रेणी बी में रखा गया है और गैसीय को सी में रखा गया है और विद्युत से जो आग लगता है उसको डी में रखा गया है। और अगला है कि निम्न में से कौन सा यांत्रिक व्यवसायिक खतरों के अंतर्गत आता है? तो अनगाइडेड मशीनरी, जो अनगाइडेड मशीनरी वो यांत्रिक व्यवसायिक खतरों के अंतर्गत आता है। अगला है कि घायल व्यक्ति के रक्त स्राव को किस प्रकार रोका जा सकता है? तो घाव पर दबाव डालकर घायल व्यक्ति के रक्त स्राव को रोका जा सकता है। अगला है कि नीचे प्रदर्शित चित्र का नाम बताएं। ये चित्र जो है पैदल चलने वाले मार्ग को दर्शाता है, पैदल चलने वाले मार्ग को। आग लगने के लिए 3 कारक कौन से हैं? आग लगने के लिए 3 कारक कौन सा है? तो ईंधन की आवश्यकता होती है, उष्मा की और ऑक्सीजन की। आग लगने के लिए 3 चीज़ की आवश्यकता होती है, तो ईंधन की, उष्मा की और ऑक्सीजन की। गोल्डन आवर्स की अवधि को कहा जाता है, गोल्डन आवर्स की अवधि को कहा जाता है क्या? घटना के बाद के पहले 30 मिनट। घटना के बाद के पहले 30 मिनट को गोल्डन आवर्स की अवधि कहा जाता है। अगला है कि कार्यस्थल पर दुर्घटना से बचने का पहला उपाय क्या है? तो सुरक्षा सावधानियों का पालन करना ही कार्यस्थल पर दुर्घटना से बचने का पहला उपाय है, सुरक्षा सावधानियों का पालन करना। अगला है कि अपशिष्ट कागज सेग्रेगेशन के बिन्स का कलर कोड क्या होता है? नीला। कागज का कलर कोड, अपशिष्ट कागज सेग्रेगेशन के लिए कलर कोड जो होता है वो काला होता है, सॉरी नीला। अपशिष्ट कागज सेग्रेगेशन के लिए। निम्नलिखित में से रोड साइन किस प्रकार का है? ये जो रोड साइन है ये सूचना का संकेत देता है, सूचना का संकेत। अगला है कि प्राथमिक चिकित्सा के ABC में ये क्या प्रदर्शित करता है? ए जो है एयरवे प्रदर्शित करता है। प्राथमिक चिकित्सा के ABC में एक क्या प्रदर्शित करता है? तो एयरवे प्रदर्शित करता है। अगला है कि जैविक कंपाउंड में मटेरियल को तोड़ने की प्रक्रिया क्या है जिसे खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो कंपोस्टिंग है। जैविक कंपाउंड में मटेरियल को तोड़ने की प्रक्रिया क्या है जिसे खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है? कंपोस्टिंग।